हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम वेजेस एक्ट से संबंधित एमसीक्यूज देख रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के एमसीक्यूज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु अपॉइंट द एडवाइजरी बोर्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो कौन एडवाइजरी बोर्ड को नियुक्त करता है? तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, मतलब अगर सेंट्रल से रिलेटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और जो स्टेट से होगा वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। Under Section 7, the appropriate government appoints the advisory board to coordinate the work of committee and subcommittees and to advise on fixing and revising minimum wages. Next, what is the main function of the Central Advisory Board under Section 8? तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है ना, मतलब यहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके मुख्य कार्य क्या होगा? सेक्शन 8 के तहत पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करना है? मिनिमम वेजेस फिक्सेशन और रिवीजन से संबंधित एडवाइस देने का काम होगा सेक्शन 8 के तहत। नेक्स्ट है हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। अब जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होगा उस बोर्ड का एक चेयरमैन होगा, तो वो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। Section 8, subsection 2 states that the central government appoints the chairman of the Central Advisory Board who must be an independent person. ये independent person होना चाहिए, मतलब किसी रूप से भी वो जुड़ा नहीं होना चाहिए एडवाइजरी बोर्ड का। What is the composition of the advisory board and committees under section 9? तो अब यहाँ पूछा गया है कि जो एडवाइजरी बोर्ड होगा उसका गठन कैसे होगा, है ना, उसका कंपोजिशन क्या होगा, और जो कमिटी भी बनाई जाएगी सेक्शन 9 के तहत उसमें क्या उसका कंपोजिशन बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोजिशन होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, मतलब जितना एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेशन करने वाले व्यक्ति होंगे उतने ही एम्प्लॉय के होंगे, और प्लस इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 9 बोलता है दैट द कमिटी एंड द एडवाइजरी बोर्ड must have equal representation of employer and employee along with the independent person not exceeding 1/3 of total members। ठीक है, तो टोटल इसमें जो इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे वो कितने होने चाहिए? जो टोटल मेंबर है उनका 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, तो इतने पर्सन कम से कम इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ एरर कैन बी करेक्टेड अंडर सेक्शन 10। अगर कोई एरर है तो किस टाइप की एरर को सेक्शन 10 के तहत मतलब करेक्ट किया जा सकता है? तो क्लेरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स जो होगी वो। तो सेक्शन 10 बोलता है एम्पावर्स द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू करेक्ट क्लेरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक इन ऑर्डर रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस फिक्सेशन और रिवीजन। जो वेजेस फिक्सेशन और रिवीजन हुआ है उससे रिलेटेड जो भी ऑर्डर हुआ है उसमें अगर कोई क्लेरिकल मिस्टेक है या अर्थमेटिकल मिस्टेक है तो उसको सुधार किया जा सकता है सेक्शन 10 के तहत। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ वेज पेमेंट अंडर सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में बोला गया है कि अगर वेजेस का पेमेंट हो रहा है तो प्राइमरी मोड, सबसे पहला मोड क्या है पेमेंट करने का? तो ये कैश पेमेंट है कि वर्कर्स को जो पेमेंट किया जाएगा कैश पेमेंट किया जाएगा। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट मिनिमम वेजेस मस्ट बी पेड इन कैश एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट ऑथराइजेस पेमेंट इन काइंड। अगर गवर्नमेंट ने ही ऑथराइज कर रखा है कि पेमेंट काइंड में होना चाहिए, मतलब किसी वस्तु में होना चाहिए, तभी वहां पे वस्तु में दिया जाएगा। बाकी नॉर्मल केस में जो रहेगा, इनिशियल केस में जो कैश में पेमेंट होना चाहिए। अंडर व्हाट कंडीशन कैन वेजेस बी पेड इन काइंड। अब किस कंडीशन में काइंड में किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जा सकता है? तो ये अगर गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है तो इफ ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है तो पेमेंट काइंड में किया जा सकता है। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट इफ देयर इज अ कस्टम ऑफ पेमेंट इन काइंड, अगर कस्टम है कि पेमेंट काइंड में होना चाहिए, वस्तु में होना चाहिए, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसको ऑथराइज कर सकती है। व्हाट डज सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 अलाउस रिगार्डिंग एसेंशियल कमोडिटीज। तो एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 क्या बोलती है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे बोला द गवर्नमेंट में ऑथराइज एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशन रेट, मतलब ये बोल सकती है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है वहां पे गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है उसको, जो मतलब कंसेशनल रियायती दर जो होती है ना, जिसपे कंसेशन दिया जा सकता है, इसी रेट पे दिया जाना चाहिए। तो यहाँ बोला गया द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज, यहाँ पे एसेंशियल जो कमोडिटीज प्रोवाइड की जाएगी एट कंसेशन रेट्स फॉर द वर्कर, वर्कर्स को जो कमोडिटीज दी जाएगी वो कंसेशनल रेट पे दी जाएगी। Under the Minimum Wages Act 1948, who is responsible for ensuring payment of minimum wages?
जो मिनिमम वेजेस का पेमेंट हो रहा है वो किसको कौन मतलब भुगतान करने की जिम्मेदारी किसको है, कौन ये पेमेंट करेगा, तो ये एम्प्लॉयर करेगा, क्योंकि अब जिसकी कंपनी में काम किया जा रहा है वो एम्प्लॉयर को ही पेमेंट करना होगा। तो सेक्शन 12 बोलता है एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी वर्कर्स है उनको न्यूनतम सैलरी का जो भी वेजेस है उसका भुगतान करे। व्हाट इज द मिनिमम ओवर टाइम वेज रेट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, जो ओवर टाइम किया जा रहा है उसका मिनिमम वेजेस रेट कितना है ये बोला गया है। तो जो नॉर्मल रेट है उसका डबल, ठीक है, तो डबल द नॉर्मल वेजेस, जो नॉर्मल वेजेस दिया जा रहा है उसका डबल होगा ओवर टाइम रेट। सेक्शन 14 में ये बोला गया है कि श्रमिकों को अतिरिक्त काम करने पर डबल वेजेस दिया जाता है। नेक्स्ट, अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, व्हाट इज द एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू डू व्हेन अ मिनिमम वेज नोटिफिकेशन इज इन फोर्स। अगर एम्प्लॉयर को क्या करना होगा जब अगर मिनिमम वेजेस का जो नोटिफिकेशन है वो फोर्स में है, इन फोर्स में है, ठीक है, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है लागू होती है, अगर मिनिमम वेजेस की नोटिफिकेशन लागू होती है तो एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, तो एम्प्लॉयर को करना पे वेजेस नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस। तो जो अगर नोटिफिकेशन है कि मिनिमम वेजेस इतना देना ही है तो उससे कम का वो वेजेस नहीं देगा। तो सेक्शन 12 बोलता है द एम्प्लॉयर मस्ट पे वेजेस एट अ रेट नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड अंडर द एक्ट विदाउट अनऑथोराइज डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा, अनऑथोराइज डिडक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ वही डिडक्शन जो ऑथोराइज्ड हो वही डिडक्शन होंगे। अंडर सेक्शन 13 व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ नॉर्मल वर्किंग डे, नॉर्मल वर्किंग डे जो है सामान्य कार्य दिवस है उसमें क्या शामिल किया जाएगा, तो उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स विथ इंटरवल्स। तो इन सबको ध्यान में, मतलब जो वर्किंग डेज काउंट होगी उसमें उनका जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है वो मतलब उसको ध्यान में रखते हुए काउंटिंग होगी। एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1A अ नॉर्मल वर्किंग डे इंक्लूड्स फिक्स्ड वर्किंग आवर्स अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड इंटरवल फॉर रेस्ट, इसमें जो रेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो उसको भी इंक्लूड किया जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 हाउ ऑफन मस्ट एम्प्लॉइज बी गिवन अ रेस्ट डे, तो यहाँ पूछा गया है कि जो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं तो उसके बाद उसको जो रेस्ट डे कितने दिनों के बाद देना जरूरी है, ठीक है, तो 1 इन 7 मंथ, मतलब 7 दिन में एक बार तो छुट्टी देना जरूरी है, मतलब 6 दिन काम किया एक दिन की छुट्टी, तो 7 दिन में एक छुट्टी होना जरूरी, वो कभी भी हो सकता है। तो सेक्शन 13(1)(b बोलता है कि एम्प्लॉइज मस्ट बी गिवन एट अ रेस्ट डे इन एवरी 7 डे पीरियड। व्हाट इज द मिनिमम ओवर टाइम पेमेंट एज पर सेक्शन 14, तो ओवर टाइम पेमेंट बोला था कि जो डबल द नॉर्मल रेट सेक्शन 14 में बोला गया है, तो डबल जो नॉर्मल वेजेस रेट है उसका डबल होना चाहिए। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 15 व्हेन इज अ वर्कर नॉट इंटाइटल्ड टू फुल वेजेस फॉर अ डे ऑफ वर्क, फॉर अ डे ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब कोई भी, मतलब यहाँ पूछा गया है कि कोई वर्कर है वो पूरे दिन का वेजेस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, सेक्शन 15 के तहत बोला गया। तो सेक्शन 15 में बोला गया है कि अगर मतलब वर्कर वॉज अनविलिंगली टू वर्क, अगर वो काम करने के लिए इच्छुक नहीं था, ठीक है, तो वहां पर उसको पूरे दिन का पेमेंट नहीं होगा। तो सेक्शन 15 है इफ द वर्कर इज अनविलिंगली टू वर्क एंड इज नॉट ड्यू टू द एम्प्लॉयर्स फॉल्ट, अगर एम्प्लॉयर्स का फॉल्ट नहीं है और वो काम नहीं कर रहा है वर्कर्स, तो वहां पर वो फुल वेजेस का इंटाइटलमेंट उसको नहीं होगा। धारा 15 के अनुसार यदि कर्मचारी अपना इच्छा से काम नहीं करता है, वो काम नहीं कर रहा है और नियोक्ता की भी गलती नहीं है ऐसे इस वजह से, तो यहाँ उसको फुल डे का पेमेंट नहीं मिलेगा। विच सेक्शन स्टेट्स द मिनिमम दैट मिनिमम वेजेस मस्ट बी पेड इन कैश, तो किस सेक्शन में बोला है, तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में बोला गया है कि वो कैश में देना होगा जब तक कि गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं किया है उसको कि काइंड में दिया जाए। हु हैज द पावर टू फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स इन अ नॉर्मल वर्किंग डेज, तो यहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो कि जो एक मतलब सामान्य कार्य दिवस में जो मतलब जो नॉर्मल वर्किंग डेज में कितने नंबर ऑफ आवर्स काम करना है, ठीक है, ये डिसाइड करने का पावर किसके पास है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। सेक्शन 13 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स इन अ नॉर्मल वर्किंग डे। नेक्स्ट है
अंडर सेक्शन 10 व्हाट काइंड ऑफ एरर कैन बी गवर्नमेंट करेक्ट, तो क्लेरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक जो थी, ठीक है, ये सब आ जाएगी। और एक्सीडेंटल स्लीप और ओमिशन भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। तो सेक्शन 10 में ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। सेक्शन 10 बोलता है द गवर्नमेंट कैन करेक्ट क्लेरिकल अर्थमेटिकल एरर्स और एक्सीडेंटल स्लीप, ये तीनों ही है। What records the employer required to maintain under section 18 of the minimum wages act, तो सेक्शन 18 में बोला है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो किस टाइप एम्प्लॉयर को किस टाइप के रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, तो अटेंडेंस रजिस्टर रखना होगा, वेजेस रजिस्टर रखना होगा, ओवर टाइम रिकॉर्ड, ये सभी का उसको मेंटेन करके चलना होगा। सेक्शन 18 में ये बोला है, ठीक है। तो हु कैन फाइल अ क्लेम अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, अब कोई क्लेम करना चाहता है तो कौन कर सकता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय कर सकता है क्योंकि उससे उसके वेजेस से रिलेटेड है। ट्रेड यूनियन होता है जो वर्कर्स है उनके बेनिफिट के लिए काम करती है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अगर इनके, तो ये सभी को ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी को राइट है, ये इंटाइटल है सेक्शन 20 के अंदर कि ये क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 20 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट हु हैज द पावर टू हियर क्लेम रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। अब मिनिमम वेजेस का पेमेंट नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्लेम होता है तो कौन सुनेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जिस अथॉरिटी को अपॉइंट किया है सेक्शन 20 के तहत, तो सरकार एक अधिकारी नियुक्त करती है जो न्यूनतम वेतन के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। यह अधिकारी नियोक्ता द्वारा किए गए भुगतान की जांच करता है और श्रमिकों को उचित वेतन दिलाने का आदेश दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पूरी जांच जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है उस पर्सन द्वारा की जाएगी। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एन एम्प्लॉयर हु फेल्स टू पे द मिनिमम वेजेस अंडर सेक्शन 22 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट। अगर अब सेक्शन 22 में बोला गया है कि अगर मिनिमम वेजेस का पेमेंट नहीं हो रहा है, फेल होता है, तो एम्प्लॉयर पर क्या पनिशमेंट लगेगा, तो एम्प्लॉयर को इम्प्रिजमेंट होगा अप टू 6 मंथ और फाइन होगा 500 रुपीज का, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सेक्शन 22 बोलता है कोई नियोक्ता न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं करता है तो उसे 6 महीने के सजा या 500 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। यह प्रावधान श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट है as per section 22A of the minimum wages act what is the penalty for contravening any other provision of the act। अगर किसी दूसरे एक्ट मतलब एक्ट के दूसरे प्रोविजन का अगर कोई उल्लंघन किया जाता है ना, तो 22A में बोला गया है कि कितनी पेनल्टी होगी, तो इम्प्रिजमेंट 1 साल तक होगा और 2000 तक का फाइन होगा। तो सेक्शन 22 में क्या बोला गया है कि अगर जो मिनिमम वेजेस है वो पेमेंट नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वहां पे उसको जो जुर्माना देना है 6 महीने की जेल और 500 तक का जुर्माना। और ये 22A बोलता है कि अगर कोई दूसरे एक्ट मतलब इसी एक्ट का दूसरा प्रोविजन का अगर कोई उल्लंघन होता है तो वहां पर कितना पनिशमेंट है वो दिया गया। तो 22A में अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक के कारावास या 2000 तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। यह प्रावधान नियोक्ता को न्यूनतम वेतन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कराता है। अंडर सेक्शन 23 इन विच सिचुएशन कैन एन एम्प्लॉयर बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेनल्टीज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। अब अगर उसको मिनिमम वेजेस एक्ट पेमेंट नहीं किया, अब उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लग रही, तो कब वो एग्जम्प्टेड है कि उसको वैसी कोई पेनल्टी नहीं देना होगी। तो इफ द एम्प्लॉयर प्रूव्स दैट द वायलेशन वाज अनइंटेंशनल, जो वायलेशन हुआ है वो अनइंटेंशनल जान करके नहीं किया गया, अगर वो साबित कर देता है तो यहाँ पे उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो सेक्शन 23 के अनुसार यदि नियोक्ता ये साबित कर देता है कि न्यूनतम वेतन नियमों का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया था तो उसे दंड से छूट मिल सकती है। हालांकि सरकार इस छूट को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार रखती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।